नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपसे जो परिचर्चा कर रहे हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की है 2025 की, इसका कॉपीराइट दृष्टि आईएएस का है। बट हम निःशुल्क में आप सभी को दृष्टि आईएएस के ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चे आपको 30 टेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपके जीएस पेपर नंबर 1 से आपके 20 टेस्ट चर्चा के बिंदु हम आपसे करेंगे डिस्कस। और जो 10 टेस्ट होंगे प्यारे बच्चे, ये आपके सीसैट ओरिएंट होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 10 टेस्ट सीसैट के होंगे। अब तक आपको जीएस के 3 टेस्ट उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें पॉलिटी का पहला, हिस्ट्री का दूसरा और तीसरा इकोनॉमी, और उसमें 2-3 क्वेश्चन मतलब कि लगभग 30% क्वेश्चन आपके इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक से पूछे गए थे। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है मतलब कि सीसैट टेस्ट नंबर 1 हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसका हमने पार्ट 2 है वो आपसे डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइएगा उस क्लासेस को देख लीजिएगा। आज की क्लासेस में हम पार्ट आपसे 3 पर डिस्कस करेंगे, मतलब कि इस क्लासेस में इस पार्ट में आपका पूर्ण रूप से जो सीसैट का टेस्ट नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली कोई भी एनी क्वेश्चन स्टडी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर और खास तौर पर टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। लिंक्स प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सागर चिकारा के नाम से आईडी है, वहाँ पर भी जा करके आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा था उसमें समथिंग हमने 50 क्वेश्चन आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए थे। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, जो कि खास तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आपका परिच्छेद से आधारित क्वेश्चन था। चलिए परिच्छेद को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। देखिए क्या है परिच्छेद, आइए जान लेते हैं। आपको परिच्छेद पूर्णतः रूप से क्वेश्चन विजिबल और मेरी वॉइस ऑडिबल हो रही है, समझिएगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखा है, जहां पर मैं टिक करता चलूंगा उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वीडियो को पॉज करके या मेरे साथ भी आपको परिच्छेद को आप पढ़ सकते हैं। चलिए परिच्छेद 1 में कह रहे हैं आपसे, बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं के उदय से अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच में अहम विचार विमर्श शुरू हो गया है। अब किससे हुआ है? आप देख रहे हो बिटकॉइन और डिजिटल मुद्राओं को लेकर के, ठीक है। इसके पक्षधारों का तर्क है, मतलब कि जो इसके पक्ष में है और विपक्ष में दोनों चर्चा कर रहे हैं। जो इसके पक्ष में वो क्या कह रहे हैं कि डिजिटल मुद्राएं सीमा पार तीव्र और अपेक्षाकृत सस्ते लेन देन की सुविधा प्रदान करते हुए परंपरागत बैंकिंग प्रणालियों का एक विकेंद्रीकृत विकल्प प्रदान करती है। हालांकि आलोचकों के अनुसार विनियमन और निगरानी के अभाव के कारण इन मुद्राओं को लेकर के विधि विरुद्ध गतिविधि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी का जोखिम है। मतलब कि आलोचक कह रहे हैं कि इससे विभिन्न चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है और धोखाधड़ी, ठीक है। ये आलोचकों का कहना है। इसके अतिरिक्त डिजिटल मुद्राओं की अस्थिरता से मूल्य के स्थिर भंडार के रूप में इनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। तो एक चिंताओं का विषय भी देखने के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। अब यहां पर ऑप्शंस दे के रखे हैं बच्चे। ऑप्शंस क्या है आइए जान लेते हैं। देखिए, निकट भविष्य में डिजिटल मुद्राएं परंपरागत बैंकिंग प्रणालियों का स्थान ले लेंगी। बी, डिजिटल मुद्राएं परंपरागत मुद्राओं की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक स्थिर होती हैं। और सी में कह रहे हैं कि विधिक विरोध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग डिजिटल मुद्राओं का प्राथमिक उपयोग है। और डी में कहा गया है आपसे कि डिजिटल मुद्राओं के संबंध में अस्थिरता और विनियमन की कमी इसकी प्रमुख चिंताएं हैं। अब वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर निकाल दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि डिजिटल मुद्राओं के संबंध में अस्थिरता और विनियमन की कमी इसकी प्रमुख चिंताओं का विषय बनी हुई है। हालांकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बात की गई है डिजिटल मुद्राओं में, लेकिन आप देखोगे
मुद्राओं का प्राथमिक उपयोग ये नहीं है, ठीक है। इसमें ए भी गलत है, बी भी गलत है, परंतु डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कथन कारण से है, जो कि आपका पूर्व धारणाएं से है। क्वेश्चन नंबर 52 है 52। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब देखो बच्चे, आपसे पूछ रहा है कि पूर्व धारणाएं, ठीक है। पहला, मूल्य के स्थिर भंडार के रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु डिजिटल मुद्राओं की विश्वसनीयता अभी इतनी नहीं है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो डिजिटल मुद्राएं हैं, अगर आप उनको ला रहे हो तो उनकी विश्वसनीयताएं अभी इतनी नहीं हुई है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें जो कथन आपका दूसरा है, मतलब कि जो पूर्व धारणा सेकंड है, वो क्या है? दूसरे में आपसे कह रहे हैं परंपरागत बैंकिंग प्रणालियों की तुलना में विकेंद्रीकरण डिजिटल मुद्राओं का एक प्रमुख लाभ है। उपर्युक्त परिच्छेद में से पूर्व धारणाएं या पूर्व धारणाएं मान्य है। अब आपको बताना है कौन सी पूर्व धारणा मान्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, मतलब कि दोनों बातें इसमें ठीक हैं। ये इसका जो है, जो इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से कह रहे हैं, क्योंकि परिच्छेद में दो जो बिंदु थे, दो विपरीत धाराएं इसमें निकली थी, एक इसके आलोचक थे, एक इसके समर्थक थे। तो समर्थक जो थे उनका यही कहना था कि परंपरागत बैंकिंग प्रणालियों की तुलना में विकेंद्रीकरण डिजिटल मुद्राओं का एक प्रमुख लाभ है, क्योंकि इससे विकेंद्रीकरण होगा। इसका रेगुलेशन में एक प्रॉब्लम है, परंतु इसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा सीमा पार, ठीक है। तो इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा, मतलब कि दोनों बातें इसमें ठीक हैं। चलिए परिच्छेद नंबर 2 के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, परिच्छेद नंबर 2 को हम पढ़ते हैं, क्या है आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पढ़िएगा मेरे साथ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्वच्छ जल के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग चिंताजनक विषय बन गया है। मतलब कि ये क्राइसिस पूछा गया है किस पे? वाटर के ऊपर ये पूरा आपसे पूछेगा, ठीक है। विश्व भर में लगभग 70% जल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, जिससे यह क्षेत्र स्वच्छ जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है। मतलब कि ज़्यादातर जो वाटर कंज्यूम हो रहा है वो 70% एग्रीकल्चर में हो रहा है, ठीक है। जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि और भोजन की मांग बढ़ने से स्वच्छ जल के संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ ड्रिप सिंचाई जैसी कृषि की जल कुशल पद्धतियों को अपनाने और कृषि उपयोग के लिए अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित करने वाली तकनीकी को निवेश करने का सुझाव भी देते हैं। मतलब कि विशेषज्ञों ने क्या किया है कि आप क्या करो, जो पुनर्चक्रित जल है उसको क्या करना चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो सिंचाई है कृषि को लेकर के, उसमें आप ड्रिप सिंचाई को अपना लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आप वाटर उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा, उनका ये मानना है, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछें। देखिए क्या पूछ रहा है, 53 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है और ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ जल के संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अब बताना है औद्योगिक उद्देश्यों के लिए। बी, कृषि समग्र विश्व के स्वच्छ जल के अत्यधिक उपयोग को प्राथमिक कारण है। मतलब कि कृषि समग्र विश्व, अब देखो जो कि कहीं ना कहीं कृषि का समग्र विश्व में स्वच्छ जल के अत्यधिक उपयोग का प्राथमिक कारण क्या है, कृषि है, ठीक है। सी में कह रहे हैं केवल, यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड है, केवल तकनीकी प्रगति ही स्वच्छ जल की कमी की समस्या का समाधान कर सकती है। केवल मतलब टेक्नोलॉजी ही ऐसी है जो इस समस्या का समाधान कर सकती है। डी में कह रहे हैं कि स्वच्छ जल के संसाधन प्रचुर मात्रा में है और इनके खत्म होने का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर डी में तो खतरा ही नहीं है, मतलब कि समझ रहे हैं, ये तो वैसे भी गलत है। यहाँ पर डी और सी तो गलत है, या तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या फिर ए। देखो बच्चे, पहला भी गलत है। ये कह रहे हैं कि स्वच्छ जल के संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। नहीं महोदय, 70% आप देखोगे कहाँ पर हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। इट्स क्लियर है नो। तो पहला भी गलत है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कृषि समग्र विश्व में स्वच्छ जल के अत्यधिक उपयोग का प्राथमिक कारण है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पूर्व धारणा से। क्वेश्चन नंबर 54,
उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब यहाँ पर दो है स्टेटमेंट। पहला, कृषि की जल कुशल पद्धतियां स्वच्छ जल के संसाधनों के अति प्रयोग को कम करने में सहायक हो सकती हैं। मतलब कि अगर आप कृषि के जो जल की कुशल पद्धतियों को अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि कल जो है वो कम जल का उपयोग होगा। ठीक है। दूसरा है, जनसंख्या बढ़ने के साथ स्वच्छ जल की मांग कम होने की संभावना है। मतलब कि जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की मांग कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होनी चाहिए ना। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के साथ स्वच्छ जल की मांग कम होने की संभावना है। महोदय, जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो एरो का निशान ऊपर अगर जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो महोदय जो वाटर है स्वच्छ जल जो है, इसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर केवल एक इसमें सही है। आपका राइट आंसर केवल एक ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, पैसेज को, और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। पैसेज आपका था 1 पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके। ये इसके ऑप्शंस हैं। फिर सेकंड पैसेज, ये इसके ऑप्शंस है। यहाँ पर है एक और सेकंड पैसेज है, वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। आप भी पढ़ सकते हैं हिंदी वाले बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश होना कंपलसरी बहुत ज़रूरी है। तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड, ठीक है, पढ़ के इसको सही से बताइएगा। 54, बेस्ड ऑन पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। तो यहाँ पर दे के रखें, बताइएगा इसका राइट। विच ऑफ द अजम्पशन गिवन अबव इज आर वैलिड। ठीक है, तो 1 आ जाएगा इसमें, ओनली 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 58, मतलब कि 55 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि 8 लड़के, समझना जरा क्वेश्चन को, 8 लड़के और 5 लड़कियां कितने तरीकों से इस प्रकार एक साथ बैठ सकते हैं कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें। देखो इन्होंने मना कर दिया है कि 2 लड़के एक साथ ना बैठें, आपको बैठाना है। ऑप्शंस आपके सामने देकर रखें, वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। चलिए आइए मेरे साथ भी समझ लीजिएगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, जिस बच्चे का वो क्लियर होगा तो उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो अगर मैं बात कर लूँ आपसे कि बॉय कितने हैं, तो बी बराबर कितने हैं? 8 हैं। क्लियर। वही मैं कहूँ आपसे कि जी बराबर कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। तो मुझे आप बताओ प्यारे बच्चे, मुझे आप बताओ कि जो बॉय हैं वो कितने बैठेंगे? अगर आप देखोगे तो बी, मेरे ख्याल से जो बॉय हैं 8 बैठने चाहिए। तो मैं ये जो नीचे लाइन है इनको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पर समझा सकूँ। देखिए बी कितने बैठेंगे सर? 8 बैठेंगे। तो 1 2 3 4 6 7 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके बी हैं। ठीक है, ऐसे बैठेंगे। अब जो गर्ल्स बैठेंगी कि उन्होंने कहा है कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। अब लड़कियां एक साथ नहीं बैठे तो अलग अलग बैठेंगी। तो एक जी यहाँ पर बैठा दो, एक जी यहाँ बैठा दो, एक जी यहाँ बैठा दो, मतलब कि लड़कों के बीच में एक एक लड़की बैठा दो। इट्स क्लियर है नो? तो आप बताओ कितनी लड़कियां होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी बराबर कितना हो गया? जी बराबर 9 हो गया और वी बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। इट्स क्लियर है नो? जी बराबर कितना हो गया? ठीक है, इट्स क्लियर है नो? तो वो कह रहे हैं कि 5 लड़कियां, 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। अब मुझे बताओ जब 2 लड़के एक साथ ना बैठेंगे तो मैं कहूँगा आपसे कि 8 फैक्टोरियल कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, 9 फैक्टोरियल। अब इसमें से कितना है? जब आप करोगे ना, जैसे आप करते हैं PC, ठीक है, PC 1 कर देते हैं या 2 करते हैं, जो भी करना है। तो आप मुझे बताओ 8 फैक्टोरियल C कितना है? 5 है ना, तो 5 आ जाएगा नीचे। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 8 में से कितना आएगा? 9 में से, सॉरी, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है,
ये 5 फैक्टोरियल है, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, तो आप देखोगे ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, सॉरी 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखिएगा इसमें राइट कौन से में दे के रखा है, 8 फैक्टोरियल 9 ये तो नहीं है, 5 वाला तो होगा नहीं, 7 वाला भी नहीं, तो राइट आंसर क्या है? बी है। मतलब कि आप देखोगे इसका राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इट्स क्लियर है नो? तो आप भी अपने स्तर पर इस सवाल को परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 56। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टा पर और टैली पर दोनों पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, पीडीएफ वहीं पर आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखते हैं। रशीम को पहले 7 यूपीएससी टेस्ट सीरीज में औसत अंक पी मिले। मतलब कि जो रशीम था, अगर आप देखोगे इसको जो औसत अंक मिल रहे थे तो कितने मिल रहे थे? मान लो कि जो पहले 7 टेस्ट उसने दिए थे, ठीक है, किसने? रशीम ने जो पहले 7 टेस्ट दिए थे, तो उसको एवरेज जो अंक मिले, मैं कहूँ एवरेज अंक उसको पी मिले, मान लीजिए क्या मिले? एवरेज अंक उसको पी मिले। ठीक है, यदि अपनी 8वीं टेस्ट सीरीज में उससे 7 विषयों के औसत अंक 40 मिले, जो उसकी 8वीं टेस्ट सीरीज थी बच्चे, उसमें कितने मिल रहे थे कि उसको जब 8वीं टेस्ट सीरीज उसने दी तो उसमें 7 सब्जेक्टों में जो डेफिनेशन लैंग्वेज है उसको समझ रहे हैं, तो उसे कितने मिले थे? 40 अंक। कितने मिले थे? एवरेज का 40 अंक कितने मिले थे? अधिक मिले थे। तो 40 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? तो आप बताओ तो P प्लस कितना हो जाएगा? P प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज कितना था? P था, तो P प्लस 40 हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? वहीं आपको बताना है सभी 8 टेस्ट सीरीज में औसत अंक ज्ञात कीजिए। मतलब कि अब टोटल का बताना है कि सभी टेस्ट सीरीज में कितने थे। तो आप मुझे बताओ, एक P तो पहले हो गया और फिर उसमें, तो आप देखोगे ये जो आपको हो जाएगा 7P। देखो अब इसको करना है आपको 7P प्लस कितना हो रहा है? 7P एवरेज कितना माना था? 7P प्लस P प्लस 40, यही होएगा ना? प्लस 40। इसको मैं यहाँ से थोड़ा रेज कर देता हूँ, तो यहाँ से इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे। देखिए 7P, क्योंकि एवरेज 7P प्लस उसके बाद में आएगा P प्लस 40 अपॉन कितने थे? अब आपको ये पता होगा 8 में पूछा ना कि सभी 8 टेस्ट सीरीज। ठीक है, सभी 8 टेस्ट सीरीज, तो आप देखो कितना होएगा? 8 पंजे 40। ठीक है, और ये जो 7 है, ये जो 7P आपसे पूछा है, आप मुझे बताइएगा ये टोटल कितने का था? 7 का था। ठीक है, तो कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 1P ये हो गया, 1P ये हो गया। ठीक है, औसत सीरीज सबका पूछा है ना औसत, तो ये हो जाएगा P प्लस 5। कितना हो जाएगा? P प्लस 5, मतलब कि आपका 5P इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, औसत आपसे पूछा है तो देखिएगा, औसत आपसे पूछा जा रहा है, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज है बच्चों को। तो औसत आपको बताना है। देखो पहले का जो एवरेज P माना था, ठीक है, पहली जो आप देखोगे पहली टेस्ट सीरीज हुई थी तो उसमें कितना मिला था? एवरेज 7 टेस्टों का उसको P मिला था, तो पहले का योग करेंगे, प्लस दूसरे में कितना मिला है? P प्लस 40, मतलब कि ज़्यादा मिला है, तो P प्लस 40 अपॉन कुल कितने टेस्ट हैं? 8 हैं। ठीक है, तो 8 पंजे कितना होता है? 40। इट्स क्लियर नो? 8 पंजे 40, तो कितना हो गया? तो P प्लस कितना हो गया बच्चे? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना है? आपका P प्लस 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? आप बताएंगे। इसमें राइट आंसर P प्लस 5 होगा। अब देखिए P प्लस 5 कौन सा है, बस उस पर आपको कर देना है। P प्लस 5 देखिएगा कहाँ है, तो P प्लस 5 ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एवरेज जो है इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं के नंबर, यही होता है ना। जैसे A B C D E कितनी संख्याएं हैं? सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का नंबर, तो 5 होगी, तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे ही आप देखोगे एवरेज निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। चलिए 57 की तरफ बढ़ते हैं। आइए जान लेते हैं 57 क्या है। देखिए
ये कह रहे हैं 57 नंबर में कि 15 का पावर 3 मतलब कि 15 की घात क्यों प्लस 12 की घात क्यों माइनस 27 की घात क्यों विभाज्य है। मतलब कि आपको बताना है ये किससे विभाज्य है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शंस दे के रखे हैं, इसमें ऑप्शंस दे के रखे हैं तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तुम जाओ ये साथ में देखिए इसमें ऑप्शंस क्या दे के रखे हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात कर लूँ तो इसमें जो ऑप्शंस दे के रखे हैं अगर आप उसको देखेंगे, आइए सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं कहूँ आपसे कि बताइए 15 की पावर 3 है तो मैं 15 इंटू 15 लिख लूँगा, वहीं प्लस 12 की पावर कितनी है 3 है तो 12 इंटू मैं 12 लिख दूँगा, माइनस 27 की पावर कितनी है 3 है तो 27 इंटू 27 लिख दूँगा, यही करूँगा ना। अब विभाज्य है किस नंबर से, यही तो मुझे बताना है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ऑप्शंस ले सकता हूँ या फिर इसको विभाजित भी कर सकता हूँ। इट्स क्लियर है नो। तो आप जैसे चाहें इसको ऐसे कर सकते हैं, आप ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर विदाउट ऑप्शंस के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस रख के आप इसमें कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऑप्शंस रख के भी इसमें कर देंगे तो आप इसको देख लेंगे विभाजित हो रहा है कि नहीं। एक तो ये प्रोसेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आप देखोगे, अगर आप करोगे तो 12 और 15, अगर आप 12 और 15 से अगर आप इसको विभाजित करोगे तो ये संख्या पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करना फिर उसके बारे में ये करना, एक तो ये फार्मूला है, एक तो यही है, सीधा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक तो ये आप कर सकते हैं, एक और है सर, आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे करना है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको नहीं लगता है ये कुछ पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है महोदय a प्लस बी का क्या कर रहा है, क्यों आपसे पूछ रहा है। जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर, देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 3ab और ये हो जाएगा a प्लस बी। बस यही तो है, यही आपके सामने रखा है और बस रख के खोल दीजिएगा। जहाँ पर ए बी का है वहाँ पर रख दो, यहाँ पर इसका रख दो और फिर इसका आंसर निकाल लो। तो आप जब निकालोगे फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 15 आ जाएगा। इट्स क्लियर है नो। तो फिर भी आप इसमें रख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे बताना था, आप इसका आंसर इस तरीके से इस फार्मूले को रख के निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। आइए देखिए 58 क्वेश्चन, तीन संख्याओं को युग्मों को जोड़कर, अब देखो तीन संख्याओं के युग्मों को जोड़कर 11, 19, 10 का योग प्राप्त होता है। तीन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनके वर्गों का योग आपको बताना है। सर कैसे आप बताएंगे, ठीक है, इनके वर्गों का योग आपको बताना है तो कैसे आप बताएंगे, बताइएगा बच्चे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 58। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया। देखिए आइए करते हैं। देखो तीन संख्याएं हम ले लेते हैं। मैं कहूं आपसे कि a, b और c, ये तीन संख्याएं हैं सर हमारे पास में। मैं कहूं आपसे कि अगर इनके योग की बात कर लें तो a प्लस बी बराबर कितना है, 11 है, b प्लस सी बराबर कितना है, 19 है, और c प्लस a बराबर कितना है, 10 है। इट्स क्लियर है, ये तीनों संख्या है। अब मैं कहूँ कि 1, 2 और 3 को जोड़ लें, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, मतलब कि मैं कहूँ आपसे a प्लस बी प्लस सी, तो लगभग कितना आएगा, 20 आपका आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो। इट्स क्लियर है नो। क्योंकि ए बी सी को जोड़ना है। देखो अगर मैं ए बी सी को जोड़ूँ, ज़्यादा नहीं जोड़ना है मुझे, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर सी है, तो ए बी सी को जोड़ रहा हूँ। तो देखो आप अगर देखेंगे 11 प्लस 19 कितना होता है सर, ये सॉरी अगर आप इसको जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए प्लस बी का सी का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वहीं जो इसमें लास्ट में पूछा, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब वर्गों का योग आपको बता देना है। क्या करना है, वर्गों का योग आपको बता देना है। देखो अब मुझे बताओ, अगर मैं ए का मान निकाल लूँ, बी का मान निकाल लूँ, सी का मान निकाल लूँ, डी का मान निकाल लूँ, तो कैसे निकालूंगा। अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ऊपर जो ए बी सी मैंने ली थी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये हमें दिमाग में, क्योंकि अब हमारे पास में थोड़ी सुविधाएं हैं तो इसका मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, बट आपको नोट डाउन ऐसे ही करना है, नोट डाउन करते चलना है। आप देखोगे मैं कहूँगा कि a बराबर
कितना है सर, a बराबर 20 माइनस 90 यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइएगा, एक आ जाएगा सर 1। फिर मैं कहूँ आपसे b बराबर 20 माइनस कितना आ जाएगा 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 10। उसके बाद है c बराबर 20 माइनस 11, तो इसमें जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बराबर 9। अब मुझे बताओ a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आ गया 10 और c बराबर कितना आ गया 9, यही आएगा नहीं। अब आप मुझे बस एक बात बता दो, इसने कहा था कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तीनों संख्याएं कौन सी हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, यही बताना है। तो देखो संख्याएं क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद में 10 का स्क्वायर प्लस ये 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे आप कहोगे 1 का स्क्वायर हो क्यों, जो एक ही आएगा, 10 दही 100 आ जाएगा, ठीक है। और 9 नम कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 81 होते हैं। अब इनका योग कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आप देखिएगा, 1 and 1 कितना हो गया 2, 8 and 1, तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। अब जहां ऑप्शंस में 182 होगा वो इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर या नो, मतलब कि 182 इसका राइट आंसर होगा। ये आपको करना था अगर आप इन सबको कर देंगे, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर मुझे लगता है कि आपकी हो गई होंगी। क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूं इसी तरीके से। और बाकी का आपको पीडीएफ, ठीक है, आपको मॉर्निंग में कल उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं कोशिश करूँगा, टेक्निकल टीम को बोलूँगा कि आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दे, ठीक है। चलिए मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पीडीएफ कल ही या फिर नाइट में ही आपको पीडीएफ एक दिन पहले भी मिल सकती है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है 59, एफ और वाई को उनके निश्चित स्थान पर रखते हुए आपको लिखना है ये FRATERNITY फ्रेटर्निटी शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखियो यहाँ पर जो शब्द हैं आपको क्या करना है, एफ और वाई को एक ही उनके स्थान पर रखना है, उनको बिल्कुल डगमगाना नहीं है, एक ही जगह रहने देना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करनी है, खुरापाती नहीं करनी है इसमें, ठीक है बच्चे। अब देखो शब्द कितने हैं, जब आप इसको एफ को और वाई को एक जगह रहने देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द हैं। अगर आप इन दोनों को हटा दो तो बचे कितने, 8, ये आर से टी तक कितने शब्द बचे 8, तो कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, है कि नहीं। फिर उसके बाद आप बताओ, ये तो एक ही स्थान पर रहेंगे, इनको छोड़ दो, इसमें कोई शब्द ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, कोई शब्द ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, बताइएगा कोई शब्द ऐसा है जो रिपीट हो रहा है कि नहीं, बताइएगा। रिपीट कौन सा हो रहा है, देखो आर रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 जगह है। क्या टी रिपीट हो रहा है, जी हाँ टी रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे आर कितना है 2 बार है, वहीं आप देखोगे टी कितना है 2 बार है, और कोई शब्द है 1 बार है, और सारे शब्द 1 बार है। तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, अब देखो आर है ना, आर 2 बार है, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू आपका 2 फैक्टोरियल किसका है, टी का है। इट्स क्लियर है नो, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप जब इसको सोल्व करने का प्रयास करोगे और ये जो अपने 2 रखे हैं ये दोनों एक साथ, जो कि एफ और वाई, ये इनको निश्चित स्थान पर रखोगे, इनको हिलाना डुलाना नहीं है, बस। अब आप कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आप निकाल ले जाओगे। करें, चलिए इसको करते हैं। इसको बच्चे करने का प्रयास करिएगा, बस यही आपको करना है, मैंने रख दिया है, बस आपको क्या है ये सोल्व कर देना है। किया आप, किए कि नहीं, किए कि नहीं, तो 2 और 2 का निकाल देना है, बताइएगा। अब निकाल दीजिएगा तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे ऐसे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और इसमें से घटाओगे कि मतलब कि 2 घटाओगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 कितना जाएगा 6, तो इससे आगे जाएंगे ये कितना जाएगा 4, 2 2 दूनी 4, फिर 2 यहाँ पे 2, तो
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 इंटू 7 फैक्टोरियल इसका राइट आंसर आ जाएगा। इट्स क्लियर है नो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें फैटर्निटी पे टी और बाई आप और टी को एक जगह रहना है और बाकी के ये परिवर्तित आप कर सकते हो, तो रिपीटेशन इसमें 2 हैं, आर डबल बार है, टी डबल बार है और बाकी का सब एक एक बार है, तो आप इसको रख सकते हैं। ये मैंने रख दिया है ये वाला, ठीक है, जिसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बच्चे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका रख दिया मैंने, सोल्व करना है और कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका 60, 200 और 1300 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो अंकों के दोहराव के बिना 0, 1, 2, 3 से बनाई जा सकती है। ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। अब देखो अधिकतर जो क्वेश्चन है आपसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये अंक कितने हैं, ये 200 में अंक कितने हैं, 3 हैं। 1300 में अंक कितने हैं, 4 हैं। नंबर कितना है 200, लेकिन अंक कितने हैं, 3। नंबर कितना है 1300, अंक कितने हैं, 4। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पहले वाले को हम बनाएं तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या को अलग अलग बनाएं, फिर उनको क्या करना है, जोड़ देना है। आइए पहले बना लेते हैं। 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी, देखो 3 अंकों की संख्या हमें बना लेनी है, मतलब कि 200 का बना लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2, हमारे पास में 2 है। 3 ले लेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसने बोला है रिपीटेशन नोट अलाउ, RNA लिख दिया, रिपीटेशन नोट अलाउ। फिर ले लेंगे यहाँ पे 2, अब इनका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया, ठीक है। 1 का हो गया, 3 नंबर का हो गया। अब 4 का ले लेंगे, अब हम 4 का ले लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 1, क्योंकि 4 का लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 1, फिर उसके बाद में लेंगे इंटू 2, फिर उसके बाद में लेंगे इंटू 1। तो आप करोगे 2 दूनी 4, इंटू करोगे कितना आ जाएगा 4। तो आप अब सबको जोड़ दोगे, 12 + 4 कितना होता है बच्चे, 16 होता है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा रिपीटेशन नोट अलाउड का है, ठीक है, रिपीटेशन नोट अलाउ का है। तो आप कहोगे 12 और 4 कितने होते हैं, 16, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि 16 इसका राइट आंसर बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट्स को थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करें या पुनः अपने स्तर पर करें और फिर से दोबारा देख ले वीडियो को, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिच्छेद पर आधारित है, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव है। देखिए क्या है, डिजिटल, देखो परिच्छेद को पढ़ा करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो परिच्छेद को, एक बार समझो। जैसे मैं समझता हूँ पहले फेरे में, फिर उसका आंसर निकालता हूँ, तो एक तरीके से कंठस्थ कर लो कि देखो परिच्छेद बता देता है कि मैं किस पर आधारित हूँ, ऊपर की 2 लाइनों में बता देता है कि मैं किस पर आधारित हूँ, मेरा बेस क्या बनने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो पहला है डिजिटल विभाजन उन लोगों के बीच असमानता। देखो डिजिटल जो विभाजन है उन लोगों के बीच असमानता है जिनके पास समकालीन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब कि ICT तक पहुंच है, और साथ ही जिनके पास नहीं है। मतलब कि एक तो वो हो गए जिनके पास में पहुंच सुनिश्चित कर दी, एक वो हो गए जिनके पास में पहुंच ही नहीं है, ठीक है। कई विकासशील देशों में, ठीक है, अब देखो विकासशील देशों को कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, विकासशील देशों को कनेक्ट कर रहा है, और ये कह रहा है कि कई विकासशील देशों में यह विभाजन स्पष्ट है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित है। डिजिटल विभाजन को संबोधित के प्रयास प्राय बुनियादी ढांचे के विस्तार, समर्थक में सुधार के साथ साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये बातें कही गई हैं कि ध्यान केंद्रित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का अवसर उठा सकें, मतलब कि सभी उठा सकें, जो साक्षर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब 61 में आपसे क्या पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। पूछ क्या रहा है आपसे, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल विभाजन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में चिंता का विषय है। अब देखो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है महोदय, ठीक है, जबकि वहां पर क्या कह रहे हैं, विलेज, मतलब कि जो विलेजेस हैं,
जो गांव हैं वहां पर ये चीजें नहीं पहुंच रही है, और यहां पर शहर की बात कर दी। बी में कह रहे हैं कि डिजिटल विभाजन का सामाजिक और आर्थिक अवसरों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। महोदय, समाज पर भी पड़ता है, अर्थ पर भी पड़ता है। सी में कह रहे हैं विकासशील देशों ने डिजिटल विभाजन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। अरे भाई, ये कहां पर है? ये इन्हीं देशों में, खासतौर पर आपको जो डिजिटल विभाजन है ये विकासशील देशों में ज़्यादा है। डी में कहा गया है कि बुनियादी ढांचे का विस्तार और डिजिटल साक्षरता में सुधार डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि अगर आप बुनियादी ढांचे में विस्तार कर दो, डिजिटल साक्षरता में सुधार कर दो, तो डिजिटल जो विभाजन है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। यही बात उसमें चीख चीख के कही गई है अंतिम लाइनों में। पूर्व धारणा की बात कर लें। पूर्व धारणाओं में क्या है, देखिए, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला स्टेटमेंट है इंटरनेट तक पहुंच की लागत को कम करने से ही डिजिटल विभाजन की समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित कर दो तो जो डिजिटल है, ठीक है, विभाजन है, उसकी समस्या का समाधान आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये कहना है। ठीक है, इट्स क्लियर नो। दूसरा स्टेटमेंट का कहना है कि विकासशील देशों में ग्रामीण आबादी के पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक असीमित पहुंच है। मतलब कि असीमित पहुंच है। ये पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा बच्चे राइट आंसर क्या है। देखो, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ये कह रहा है कि इंटरनेट तक पहुंच की लागत को कम कर दो। अब भाई, लागत को कम करने से क्या आप डिजिटल विभाजन को कम कर सकते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचाएं, वहां तक चीजें नहीं कनेक्ट करें, तो कैसे? दूसरा भी इसमें गलत है कि विकासशील देशों में ग्रामीण आबादी के पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक असीमित पहुंच है। ये केवल विकासशील में नहीं बल्कि डेवलप कंट्री में भी नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए परिच्छेद नंबर हम चलते हैं दूसरे पर। वीडियो को पॉज करें, परिच्छेद पढ़ने का प्रयास करें, मेरे साथ पढ़ें। देखिए परिच्छेद नंबर 2 कह रहे हैं, बताया गया है कि कई लोकतंत्रों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए मौलिक माना जाता है। प्रत्येक शाखा की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं और वे दूसरों की शक्तियों की जांच करती हैं। हालांकि हाल ही के वर्षों में इस बात पर चिंता जताई गई है कि कुछ देशों में कार्यकारी शाखा बहुत शक्तिशाली होती जा रही है, जिससे शक्ति संतुलन कमजोर हो रहा है। आलोचकों का तर्क है कि इससे जवाबदेहिता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को खतरा है और इससे विधायिका एवं न्यायपालिका की भूमिका भी कमजोर होती है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मैं पहले पैसेज पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो मैं पहले पैसेज पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर जो पूछा गया था ये सत्ता पर आधारित था, मतलब कि पॉलिटी से रिलेटेड आपसे पैसेज पूछा गया था। अब क्या है क्वेश्चन, जान लीजिएगा। देखिए परिच्छेद 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है, आधुनिक लोकतंत्रों में शक्तियों का पृथक्करण वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। क्या ये ऐसी बात कर रहा है? क्या ये ऐसी बात कर रहा है ना? बी में कह रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यपालिका को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। मतलब कि ऐसा कह रहे हैं कि कार्यपालिका को अधिक शक्ति दे दो, नहीं ना। सी में कह रहे हैं एक मजबूत कार्यकारी शाखा लोकतंत्र में शक्ति संतुलन को कमजोर करती है। अब देखो, यही कह रहे हैं कि कार्यकारी, एक मजबूत कार्यकारी शाखा लोकतंत्र की शक्तियों को, संतुलन को कमजोर करती है। यही बात इसमें कही गई है। डी में कह रहे हैं कि लोकतंत्र में न्यायपालिका सरकार की सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ही सर्वाधिक है, बल्कि क्या करती है, जो इस पे पैसेज पर पूछा गया, ये बात तो एकदम ठीक है, लेकिन ये पैसेज पर आधारित नहीं है, परिच्छेद पर आधारित नहीं है। लोकतंत्र में न्यायपालिका सरकार की सर्वाधिक, सरकार की नहीं है महोदय, ये जनता की होती है, ये जनता के लिए होती है, संविधान की होती है, सरकार की नहीं होती है। न्यायपालिका सरकार की नहीं होती है, निष्पक्ष काम करती है, संवैधानिक पद होते हैं, ये गवर्नमेंट पद नहीं होते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिच्छेद पर ही है, जो कि कथन कारण वाला है, पूर्व धारणाएं, मतलब 64 है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। दो स्टेटमेंट है। पहला, लोकतांत्रिक प्रणालियों में विधायिका एवं
न्यायिक शाखाएं कम महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। क्या ऐसी बात है कि ये कम महत्वपूर्ण होती जा रही हैं? ठीक है। बी में कह रहे हैं दूसरे में, मतलब कि कार्यपालिका शाखा में सत्ता का संकेंद्रण लोकतांत्रिक जवाबदेहिता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्राणियों में विधायिका एवं न्यायिक शाखाएं कम महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है, ये अधिक महत्वपूर्ण होती चली जा रही है और इनमें क्या है, शक्ति और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा इसमें सही है कि कार्यपालिका शाखा में सत्ता का जो आपका संकेंद्रण लोकतांत्रिक जवाबदेहिता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अगर ज़्यादातर आप कार्यपालिका में ही क्या कर दो, शक्तियां दे दो और सारी शक्तियां ठीक है अपने पास रख ले, ठीक है, जो कार्यपालिका है, तो फिर राज्यों का तो विनाश तय है। मतलब कि विनाश इन द सेंस यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि राज्यों की शक्तियां हनन हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तो मनमाने तरीके से काम किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये मिश्रण से क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। 65 72 नंबर, ये कह रहे हैं सॉरी 65 नंबर में 72 लीटर मिश्रण में नाइट्रेट एसिड और जल का अनुपात कितना है? 5:3 है। अनुपात 3:5 बनाने के लिए कितनी मात्रा में जल मिश्रण किया जाना चाहिए? कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया गया है वही कर देना है। देखो यहाँ पर जरा समझना, आप भी करें अपने स्तर पर। देखो मैं कहूँ आपसे बच्चे कि बड़ा इजी वे में इसको कर दिया जाए तो फिर क्या हो। देखो जरा समझना, यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि महोदय इस क्वेश्चन को जरा समझें तो बड़ा ही इजी वे में क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मिश्रण कितना दे के रखा है, तो मिश्रण बराबर दे के रखा है 72 लीटर। अब इस 72 लीटर में दोनों है, जिसमें आप देखोगे नाइट्रिक एसिड है और एक आपका वाटर है। इट्स क्लियर है नो? तो इसका हम एक रेशियो ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जल का अनुपात कितना है? 5:3 है। क्लियर या नहीं? 5:3 है। अब आपको बनाना है 3:5, ये आपको बनाना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर समस्या? चलिए यहाँ पर आपकी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो गई होंगी। अब यहाँ पर जो मिश्रण है वो कितना देगा? 72। अब यहाँ पर मिश्रण कितना दे के रखा है बताइएगा, इसका योग करिएगा। तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 72 दे के रखा था टोटल मिश्रण, तो 72 × 72/8 तो कितना आएगा? 1 का मान कितना आएगा? 9×8 मतलब कि 9। अगर मैं कहूँ टोटल मिश्रण कितना था, आप बताइए टोटल मिश्रण कितना था। जब मैं कहूँ नाइट्रिक एसिड कितना था, तो देखो नाइट्रिक एसिड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा। ठीक है, 9 पंजे मैं इसमें इंटू करूँगा तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। क्लियर? ये किसका है? नाइट्रिक एसिड का है। उसके बाद वाटर का अगर देखिए 9 × 27, ये किसका है? वाटर का है। इट्स क्लियर है? तो एक का मान तो हमने निकाल लिया, तो इतना हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि टोटल ओवरऑल, मान लीजिए कि x लीटर जल था। अब मैं कहूँ आपसे कि कितना जल था? x लीटर आपका जल था। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूँ कि महोदय कितना था? x लीटर जल था, क्योंकि हमें निकालने किसकी है? जल मिश्रण की निकालना है। ठीक है, जल का हमें निकालना है, वाटर का। तो मैं कहूँ कि जो वाटर था वो कितना था? मान लीजिए x लीटर था। ठीक है, x लीटर था, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो हमारे पास में नाइट्रिक एसिड कितना है? 45। तो यहाँ से मैं इसको रीज कर देता हूँ थोड़ा। अब मैं कहाँ पे लूँ ताकि आपको चीज़ें विजिबल हो जाएं। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे पास में ऊपर जगह। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूँगा, देखिएगा ज़रा 1 सेकंड, इसको मैं रीज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं कर सकूँ। देखिए बच्चे, अब मुझे क्या करना है? वाटर निकालना है ना। यहाँ पर जल मिश्रण किया जाना चाहिए। ठीक है, कितनी मात्रा में? देखो जरा कितनी मात्रा में। मैं कहूँ आपसे 45 नाइट्रेट का कितना था टोटल? 72 + x ले रहे ना। ठीक है, वाटर को बराबर कितना रेशियो था? कितना लाना चाहिए? 3:5। तो 3/5। बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखो आप करोगे 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 225 बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको करेंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा इधर? 3 दूनी 6 और 7 या 21, 216। अब आप जब इसको प्लस माइनस करोगे, जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो इजी वे में आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इट्स क्लियर है नो? यही हो जाएगा कि नहीं? और जब आप इसको घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 216 है ना ये?
1 सेकेंड, गलत तो नहीं हुआ ना? 3/5, सॉरी 72 नहीं, सॉरी यहाँ पर 27 आएगा। वाटर कहाँ है ना, 27 है हमारे पास में। 1 सेकेंड, ये गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं हो रहा। 1 सेकेंड, ये आपका 27 आएगा क्योंकि वाटर का लेना है ना हमें, तो ये आ जाएगा 27। अब करेंगे देखो, 7 या 21, 1 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 81 + 3x ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 4 और 140, 144, ठीक है। किसके बराबर, 3x बराबर 144, ठीक है। तो x का मान अब हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, हम करेंगे x बराबर कितना 144/3। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 2 2 बजा 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा महोदय, गलत तो नहीं हुआ ना, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया महोदय, आप देखोगे 48 आ गया। अब 48 लीटर क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है। बस यही था मिश्रण का सवाल, तो 48 लीटर आ जाएगा, ठीक है। x मान के आप इसको करें तो बैटर आप कर सकते हैं, अन्यथा फिर आपके अलग अलग मेथड होंगे। मुझे जो इजी वे में लगता है प्यारे बच्चे, तो मैं x को ज़्यादातर कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रेफर करता हूं, तो x से इजी हो जाता है सवाल मुझे लगता है। नहीं तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, मान लीजिएंगे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी बताइएगा आपका बी आ रहा है या फिर सी या फिर डी या ए आ रहा है, बताते चलिएगा बट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये 66 नंबर है और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समझेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 66 नंबर, और देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी अपने स्तर पर क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका ये कह रहे हैं, रोहन अपनी फैक्ट्री में 2 रुपये प्रति माचिस की लागत से 1000 माचिस बनाता है। वह विक्रय मूल्य पर इस प्रकार तय करता है कि यदि केवल 600 माचिस बिकती हैं तो उसे अपने व्यय पर 30% का लाभ होगा। हालांकि उसने इस मूल्य पर 660 माचिस बेची, यह मानते हुए कि बिना बिकी माचिस को बेकार, मतलब कि बिना बिकी माचिस बेकार हैं, जो माचिस नहीं बिक रही है वो बेकार है। कुल व्यय में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसकी जगह टैक्स की जगह आप कुछ और मान लेते हैं, तो मैं इसको टैक्स करता हूं ताकि आपको, किसी बच्चे को ये पसंद नहीं होता है ना, तो मैं इसको टैक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, रोहन ने अपनी फैक्ट्री में कितनी थी, 2 रुपये प्रति एक टैक्स को लिया था, और कितनी थी 1000 टैक्स बनाता है। अब देखो जरा, प्रति जो था 1 का रुपये, मतलब कि जो एक थी, एक टैक्स था वो कितना था, 2 रुपये का था, तो 1 × 2 तो आप करोगे 2 होगी, तो यहाँ पर 1000 थी, ठीक है। कितनी थी, 1000 थी, तो 1000 का दुगना कितना हो जाएगा, 2000। क्लियर, बस आप क्वेश्चन को समझते रहना और करते रहना। देखो तो कितना हो जाएगा, 2000 आपका हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो, ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आपसे कि 600 जो टैक्स थी वो बिकती हैं, कितनी बिकती हैं, 600 बिकती हैं महोदय, कितनी बिकती हैं, 600, कितने के लाभ पर बिकती हैं, 30, मतलब कि 130 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर 600 बिकती हैं, कितने के लाभ पर बिकती हैं, तो 130 के लाभ पर आपकी बिकती हैं, ठीक है। 130 के लाभ पर बिकती हैं बटे 100 × 2000। क्लियर, अब कट कर देंगे इसको, 2 से ये 2 0 चले जाएंगे, या ये वाले 2 0 चले जाएंगे, तो 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 2600। इट्स क्लियर है नो, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अगर 600 का आप निकालोगे, सॉरी इसका आप निकालोगे, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2000 पे पूरा निकालना आपको, तो कितना हो गया, 13 दूनी 26, इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो 2600 हो गया, ठीक है। किसका, 2000 का 130%, ठीक है। चलिए 130 निकाला तो मतलब 30% हमने निकाला, तो 2000 का कितना, 2600। इट्स क्लियर है। अब 2000 का 2600 आ गया। अब मुझे बताओ, उसमें कहा है आगे कि 660 जो टैक्स थी वो बेची जाती हैं, ठीक है। उसका विक्रय मूल्य निकाल दो, तो कितने पे निकालोगे, 2600 पे निकालोगे या फिर 2000 पे, 2600 पे, ठीक है। 2600 पे किसका निकालोगे, आप निकालोगे 2600 अपॉन कितना, 600 इंटू कितना है महोदय, आपका 660, ठीक है। अब इसको कर दोगे, जब इसको करोगे
तो कितना आएगा, इसको काट पीट अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2860, मतलब कि आपका आ जाएगा 2860। मैं ऊपर वाला जो होच पोच है इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। कितना आ गया 2860, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा 2860। देखिए मेरे पास में जगह नहीं है तो मैं इसी में काम चला रहा हूँ, ठीक है। 2860 आ गया। अब मुझे बताओ टोटल कितना हो गया, 2860 हो गया। इसमें से घटाना क्या है हमें, 2000। 2860 में से 2000 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका बराबर 860। क्लियर या नहीं, 860 आपका क्या हो जाएगा, ये बचेगा। और जैसे ही 860 बचेगा तो आप बता रहे हैं कितने परसेंट लाभ पर, कुल वास्तविक आपको बताना है, ठीक है। तो कुल का आपको किस पर बताना है, तो 1860 है ये किस पर है, 2000 पर है, ये 1000 पे, तो आप कहोगे 2000 पे। तो इसको भी यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ और इधर इसको कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखो, आप डेफिनेशन आगे पढ़ो, 660 टैक्स बेची हैं और यदि यह मानते हुए कि बिना बिकी जो टैक्स थी बेकार हो जाती हैं और कुल व्यय में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो कुल व्यय में वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो गया, तो देखो 860 अपॉन कितना है, 2000 पे, 1000 पे, 2000 पे, ठीक है। 860 इंटू 2000, तो अब कर लोगे इंटू आप कितना 100। अब इसको काट दो, 2 0 से 2 0, 1 से ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 43% आ गया। कितना आ गया बच्चे, 43% आ गया। इसमें था कुछ नहीं, केवल जैसे जैसे उसने बोला है ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को पुनः रिपीट करके फिर से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 43%। इट्स क्लियर है नो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको फल लगाना था, इनको कोई फ्रूट्स रख देते हैं इनको, तो कुछ बच्चों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता है ऐसे, ठीक है, माचिस वगैरह। चलिए क्वेश्चन है आपका 67। यदि कुछ व्यक्तियों की आयु का योग, देखो कुछ व्यक्ति थे उनकी आयु का योग कितना है, 600 है, तथा उनका मध्य कितना है 60, तथा यदि एक अन्य सदस्य उनकी आयु, देखो जिसकी आयु कितनी होती है 49 वर्ष है, को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको इसका नया माध्य बताना है कि उसमें अगर एक नया पर्सन और आ गया तो उसका माध्य कैसे आप निकालोगे, ठीक है। चलिए निकालिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। देखो फिर से पढ़ देता हूं। यदि कुछ सदस्यों की आयु का योग 600 है, कुछ सदस्य थे, मान लो कि वो सदस्य जो थे, सदस्यों की आयु का योग अगर जब आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, उनका मध्य आपका कितना था 60 था, तो एवरेज यहां पर पूछा है ना, तो मैं कहूंगा एवरेज निकाल लो यार, मध्य का मतलब एवरेज ही तो होता है ना। तो 600 अपॉन 60, तो 0 से 0 काटो, कितना आ गया 10 आ गया, तो उनका जो एवरेज आ गया 10 आ गया। इट्स क्लियर है नो। फिर कह रहे हैं कि उसमें क्या हो गया, एक व्यक्ति और जुड़ गया, मतलब कि देखो व्यक्ति कितने हुए, यहां पर हमने पर्सन निकाल लिए, 10 व्यक्ति आ गए। अब उसमें एक व्यक्ति और आ गया, पहले कितने थे 600 थे, ठीक है, योग 600 था, अब 49 का और आ गया, तो कितना हो गया 649 हो गया, 649 हो गया। एक व्यक्ति और आ गया, प्लस कितने हो गए, अब व्यक्ति 11 हो गए। तो बस 649 को अब 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है। 649 को 11 से डिवाइड करना है। मैं रफ कर रहा हूं इसलिए ताकि मैं इसको लिख सकूं। बस इसको हैं से हटा देते हैं, अब इसको लिख देते हैं। 649 को 11 से विभाजित करके आप निकाल लो, तो 11 पंजे कितने होते हैं बच्चे, 55, ठीक है, 11 पंजे 55, यहाँ पे 55 लिख देंगे, ये हो जाएगा 9, और 11 निम्न होते हैं सर 99, तो कितना आएगा 59 हो गया। तो अब जो मध्य होगा कितना होगा 59, मतलब कि 20 का राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना था बच्चे, एवरेज था। ये जो मध्य आपसे पूछा ना, ये वाला कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये जो माध्य है, माध्य मतलब एवरेज है, ठीक है, एवरेज है। जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो देखना उसमें क्या आपके साथ खेल रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा 59। मध्य मतलब कि एवरेज, ठीक है। कुछ बच्चे एक्स भी मान रहे होंगे, उससे भी आप कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय ना गवाते हुए, समय बड़ा कीमती है, समय की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समय इज द की ऑफ सक्सेस। समय रहते हुए चीज़ें अच्छी हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। बट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा यार, देखो आप ही के लिए कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपका भी ये बनता है, कभी पता चले वीडियो को देखते देखते मस्त हो जाओ, ठीक है। चलिए 68वां क्वेश्चन है,
ये कह रहे हैं कि राशि ने जो राशि नाम की एक लड़की थी, राशि ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी, ओ माय गॉड, और उसे किराए पर देती है। 12 लाख की खरीदी और किराए पर दे दी, ठीक है। जरा समझना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। वह हर महीने किराए पर 10% मरम्मत के लिए अलग रखती है, मतलब कि जितना पैसा कमाती है उसका 10% मरम्मत के लिए रख देती है। इट्स क्लियर है। और 9,000 रुपये टोल टैक्स के रूप में देती है। जितना कमा रही है उसका 10% बचा के रखती है ताकि गाड़ी में लगा सके, उसके साथ साथ 9,000 रुपये टोल टैक्स पर देती है। अंत में उसके पास उसके निवेश के 30% के बराबर राशि बचती है, मतलब कि जो बची वास्तव में वो 30% के बराबर बची। तो कार का मासिक किराया ज्ञात करो। बस देखो, दो चीज़ें हैं आपके पास, या तो आप ऑप्शन से कर दो पहला, या फिर भाई जैसे जैसे बोला है ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो। अब बताइए आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैं कहूं x मान ले, चलिए मैंने माना कि जो किराया था, ठीक है, जो किराया था वो किराया मैंने माना कि x था। क्या था? x मैंने उसका किराया मान लिया कि महोदय जो किराए पर देती थी तो x पर वो देती थी। इट्स क्लियर है नो। अब मुझे बताओ कि अब सारी चीज़ें किस में से घटेंगी, मुझे बताओ। किराए में से घटेंगी ना, जो मासिक किराया है, ठीक है सर। अब देखो कितना आ जाएगा। मैं कहूँ आपसे कि x माइनस एक्स अपॉन कितना निकालोगे, 10%। मरम्मत पर जा रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ इसका कितना है, अब आप करोगे कि 3%, ठीक है ना, 30% बचता है। तो कितना बचता है, 30% बचता है, बराबर 3/10, ठीक है। और किसका आ जाएगा सर, आप देखोगे इंटू 12 का, 12 लाख है ना, 12 लाख, ये लाख में है, ध्यान रखेंगे भाई, एल के एच कर देते हैं, लाख है, ठीक है। इंटू 10 का 5, मतलब कि अब लाख हटा देंगे तो क्या है इसमें से, जब 10 का 5 लगा रहे हो तो, क्योंकि आपके 5 जीरो होंगे ना, तो 10 का 5 कर रहे हैं, 5 ठीक है। प्लस कितना है, 900, यहाँ पे हमने लगा लिया ना, तो 900। यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे कि सर ये जो आपका 10 है ये कहाँ से आ गया। नहीं, 10 नहीं है ये बच्चे, ये लाख है ना, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, फड़ कर दिया, फड़। देखो ऐसे जब आप करोगे ना 12 लाख, तो 5 जीरो आपको लगाने होते हैं 12 लाख में, तो हमने कहा 10 की पावर 5 कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है। तो x माइनस एक्स अपॉन 10 बराबर, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3,60,000 आपका ये आ जाएगा, और प्लस 900 जब आपको सोल्व करोगे, सॉरी 9,000। उसके बाद आप देखोगे अगर x के मान की बात करें, फिर इसको सोल्यूशन आप करोगे तो इसका आ जाएगा महोदय, ये इधर करोगे तो ये आ जाएगा 9x, क्योंकि इधर आ जाएगा ये, एक सेकेंड रुकिएगा मैं लिखता हूँ इसको यहाँ से, तो ये आ जाएगा 9x, कितना आ जाएगा 9x अपॉन 10 बराबर, ये आ जाएगा 3,69,000, ठीक है। अब आप करोगे x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा बच्चे, आप कहोगे 4,10,000, ये इसका राइट आंसर आएगा अगर जब आप इसको सोल्यूशन करोगे। तो x का मान कितना आ गया, जो मासिक थी वो 4,10,000 आ जाएगा। अब 4,10,000 ये रहा, आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तो तरीका ये x मान के आप करो, तो बड़ा शॉर्ट वे में मैंने आपको चीज़ें बता दी, नहीं तो मेरे पास पेपर नहीं है तो बच्चे क्या करो, ठीक है। लेकिन आपको आई होप समझ में आ गया। नहीं तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप इसका जिस तरीके से बोल रहा है ना ऐसे आप मान लो, ऑप्शंस मान के भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस में वही है, सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, तो उसको आप मान के भी इसका कर सकते हैं। जैसे 4,10,000 मानेंगे तो उसका आप निकाल देंगे, ठीक है, 10% आप निकाल दो उसका, फिर उसके बाद आप 9,000 उसमें से टैक्स कर दो, फिर 30 बराबर के अगर बच रहा है सही तो उसका राइट आंसर आ जाएगा। बस यही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, देखिएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर, ये जो क्वेश्चन था उसका आपको सोल्यूशन दिख रहा है। 1 सेकेंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो चीज़ें और भी स्पष्ट दिखेंगी आपको। आई होप क्वेश्चन आपको विजुअल तो हो रहा होगा ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका 69 नंबर,
करिएगा 69 नंबर क्वेश्चन। आपको टाइम भी मिल रहा है क्वेश्चन को करने के लिए। 69 नंबर करिएगा। देखो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। जैसे 5599 लीटर बराबर है, बस ये पूछ लिया है। अरे वो ऑल इन वन पढ़ा है कि नहीं, जो LKG नर्सरी वाले बच्चों को, अपने अपने छोटे बच्चों को आप लोग भी पढ़ाते होंगे, ठीक है, अपने भतीजों को, ठीक है। तो वही जो होता है, जिसको मेरे इधर तो कायदा बोलते हैं, कायदा, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा अपने स्तर पर, ठीक है। देखो 5599 लीटर बराबर है। अब मुझे बताओ 5599 लीटर बराबर क्या है। जैसे मैं कहूँ आपसे, जरा यहाँ पे समझना, 1000 लीटर अगर मैं कहूँ तो ये कितना होएगा। 1000 लीटर बराबर क्या है, 1 की पावर जो मीटर है ना, लीटर है, तो कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 3 हो जाएगा। 1000 है, ठीक है। वही मैं आपसे कहूँ, अब मैं आपसे कहूँ कि 5599 लीटर की पावर कितना होगा, ठीक है। और मैं कहूँ 1 लीटर की पावर कितनी है, तो 1 लीटर आप कहोगे सर 1 लीटर का 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर का 1/1000 लीटर, ये इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, ठीक है। अब वही आपसे पूछा जा रहा है, बस कुछ नहीं करना है। तो आपसे जितने लीटर पूछा है इतने लीटर का आप निकाल दो, यही बस ध्यान रखेंगे। मैंने आपको एक बेसिक भी बता दिया इसमें, चलिए देखिए कर देते हैं, बस कुछ नहीं तो करना है। वैसे तो आंसर भी बता सकता था, लेकिन मुझे सोल्व करवाना है क्योंकि कई बच्चों का इसमें डाउट रहता है। तो आपको क्या करना है, अब करना है आपको 5599 और ये लीटर में है, तो इसको आपको करना है 1000 मीटर क्यों, यही करना है, कुछ नहीं करना है। अब कितना आ जाएगा, आप देखोगे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे बिंदु, ठीक है, 3 के बाद में। तो कितना आ जाएगा, 5 × 599 मीटर क्यों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिली में आएगा ना, ठीक है, तो मिली क्यों में आएगा, तो 5 × 599 मीटर क्यों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीटर बराबर है इसके। चलिए अब देखो फिर से एक और क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, इसको भी जरा देखिएगा। अब आपको हेक्टर वेक्टर सब बना देंगे, ये हेक्टर कलेक्टर सब बनाएंगे आपको, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने चाहिए, बेसिकली ज़रूर पूछे जाने चाहिए। 70 नंबर देखिएगा, और 10 क्वेश्चन रहे, आपका ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये कह रहे हैं 1 हेक्टर बराबर है, देखो किसके बारे में पूछ रहा है, 1 हेक्टर। मुझे बताओ कि 1 हेक्टर बराबर होता क्या है। 1 हेक्टर को 1 हेक्टर इंटू अगर हम देखें 1 हेक्टर बराबर कितना है, मैं 1 हेक्टर मतलब एच से प्रदर्शित करूंगा, ठीक है। हेक्टर को 1 हेक्टर बराबर कितना है, मैं कहूँगा 100 × 100, तो कितना हो गया महोदय, ये हो गया आपका 10,000 मीटर। कितना हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टर में ये आता है। इट्स क्लियर है ना। उसके साथ साथ अब आपसे पूछ रहा है क्या है, 1 हेक्टर, अभी आपसे यहाँ पे पूछा है तो 1 हेक्टर हो गया इतना। अब मैं कहूँ आपसे 10 हेक्टर का कितना होगा, तो जब आपसे 10 हेक्टर का पूछे, ये 10 एक देखो 10,000 हेक्टर का पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा 10,000 हेक्टर का निकाल दो। तो 10,000 हेक्टर का जब आप निकालोगे तो इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो आप कहोगे 10,000 हेक्टर इंटू 10,000 हेक्टर, तो कुछ नहीं करना है, इतने बस जीरो लगा देना है, मतलब कि कितने जीरो, 4 और 4 8 जीरो लगा देना है। कितने हो गए, 2 4 6 8, क्या बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, ये भी बात ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ये सेंटीमीटर में, पहला वाला मीटर में आ गया, दूसरा वाला सेंटीमीटर में आएगा, दोनों बातें इसमें सही हैं। तो ये वाला भी कर दिया और ये वाला भी कर दिया, मतलब कि कथन पहला भी और कथन दूसरा भी सही है। तो ये सेंटीमीटर में बन रहा है 10 का 10, और इसमें 1 हेक्टर का पूछ रहा है तो उसका भी कर रहा है, देखो 10,000। पहले वाले का ये है, ये पहला वाला है और ये सेकेंड वाला है, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि दोनों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पैसेज है, पढ़ते हैं पैसेज के बारे में। आइए, आपको पैसेज पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है, चलिए मैं थोड़ा देखिए। परिच्छेद 1 है, ये कह रहे हैं आपसे कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने, कहाँ पर हुई थी शुरू, ब्रिटेन में, ठीक है। औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों को बदल दिया। नई मशीनरी और कारखाना प्रणाली के आने से उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी केंद्रों और बड़े पैमाने पर उत्पाद में वृद्धि हुई।
हालांकि औद्योगिकरण की तीव्र गति से महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी लाए, मतलब कि इसने सामाजिक परिवर्तन को भी विस्तार दिया, जैसे कि खराब कामकाजी परिस्थितियां, बाल श्रम और श्रमिकों का शोषण। बिल्कुल सर, ये भी बात सत्य है। इन मुद्दों ने अंततः कई देशों में श्रम सुधारों के साथ साथ श्रमिक अधिकारों आंदोलन को भी जन्म दिया। मतलब कि जो औद्योगिकरण हुआ उससे विकास तो हुआ, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन हुए, परंतु उससे कई ऐसे नकारात्मक बिंदु भी मिले। बाल श्रम हुआ, मजदूरों का शोषण हुआ, ठीक है, और कई ऐसे आंदोलन भी हुए। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में ही आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या आपसे पूछ रहा है। 1 सेकेंड, ये फिर से लैग कर रहा है। मैंने टेक्निकल टीम से बात भी की थी स्टूडेंट्स की ये क्यों लैग करता है, बट उन्होंने कहा था एक कुछ वजह से, जैसे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये होता है, और ऐसा इसका कारण कोई ऐसा नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आपका थोड़ा सा कट कर जाता है, तो जिसके चलते ये आपका इस तरीके से लैग करता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक क्रांति का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्या ऐसा है? क्या नकारात्मक भी पड़ा है? तो ये तो गलत है। बी में कह रहे हैं कि औद्योगिकरण के सामाजिक परिणामों के कारण श्रम सुधार और श्रमिक अधिकार आंदोलन हुए हैं। बात थोड़ी बहुत सही लग रही है। सी में कह रहे हैं औद्योगिकरण के कारण शुरू से ही पूछ रहे हैं कि कार्य स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। नहीं सर, शुरू से नहीं हुए। डी में कह रहे हैं आपसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में बाल श्रम का उन्मूलन कर दिया गया। अब वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। तो बच्चे आप देखोगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि औद्योगिकरण के सामाजिक परिणामों से के कारण श्रम सुधारों और श्रमिक अधिकार आंदोलन हुए हैं, जो कि लास्ट की टर्मिनोलॉजी में इस बात की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, पूर्व धारणा 72 नंबर। ये कह रहे हैं कि उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, औद्योगिक क्रांति शुरू होने के तुरंत बाद श्रम सुधार लागू किए गए। नहीं, क्या हुए थे? आंदोलन हुए थे महोदय। क्या हुए थे? क्रांतियां हुई थी, आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे बच्चे? आंदोलन हुए थे, तो आंदोलन किए गए थे। दूसरा है कि औद्योगिकरण ने श्रम सुधारों की आवश्यकता को जन्म दिया। बात एकदम। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं मान्य हैं? तो आपको बताना है कि महोदय इसमें सही क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1। देखो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है। देखिए, इसमें कह रहे हैं आपसे कि महोदय कि औद्योगिक क्रांति जैसे शुरू हुई उसके तुरंत बाद श्रम सुधार लागू हुए। नहीं, आंदोलन हुए थे महोदय, क्रांतियां हुई थी, तो पहला गलत है। दूसरा इसमें सही है कि औद्योगिकरण ने श्रम सुधारों की आवश्यकता को जन्म दिया और इसीलिए आंदोलन भी किए गए थे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत इजी सा है, जिसने भी कैलेंडर अपना पढ़ा होगा तो ये कह रहे हैं वर्ष 2026 का कैलेंडर समान है। ठीक है, अब देखो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। करना कैसे वो हिंट्स भी दे देता हूं ताकि आप इस चीज को क्या कर सकें, जान सकें। कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका साधारण वर्ष आता है, ध्यान रखेंगे, तो वहां पर शेष 1 बचता है, और जब लीप आता है, लीप वर्ष, तो वहां पर शेष 2 बचता है। बस अब आपको नहीं करना है। जब आप साधारण वर्ष की जांच करते हैं लीप वर्ष की, तो देखो जो लीप वर्ष होगा, मैं उसका भी हिंट्स दे देता हूं, तो वो हमेशा लीप वर्ष 4 से पूर्णतः रूप से विभाजित होगा। ठीक है, लीप वर्ष हमेशा 4 से पूर्णतः रूप से विभाजित होगा। तो 2026 तो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है? बताइएगा, साधारण वर्ष है। तो वैसे ही आपको बताना है, अब साधारण वर्ष आएगा और समान कैलेंडर होगा, जो जितने दिन इसमें होंगे इतने ही दिन इसमें होंगे। बताइएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस लिख के इसका आंसर बता देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 74। देखिए क्या है। x² ब्रैकेट में है x+2 और
एक्स की पावर 3 माइनस 2x² का चौथा समानुपातिक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, अब आपसे चौथा समानुपातिक ज्ञात करवाना है। देखो कर क्या रहा है, आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है ना। जैसे मान लो ये एक संख्या है अनुपात, फिर ये b एक संख्या है, इसको a मान लेते हैं, फिर समानुपात, यहाँ पर c एक संख्या है, और यहाँ पर इसके बारे में पूछा है। बस यही आपसे इसमें पूछ रहा है। तो इसका कैसे करते हैं, इसका इससे होता है संबंध, इसका इससे होता है संबंध, हो जाता है कि नहीं। तो वही इसमें संबंध आपको निकालना है, बस हो गया आपका। यही इसमें था और कुछ नहीं था। आइए कर देते हैं, देखिए कैसे। x² अनुपात x + 2² समानुपात कितना आएगा, x की पावर q माइनस 2x²। अब यहाँ पर आपको बता देना है, बस बताइएगा। चलिए बताइएगा। यही तो पूछा है। तो मैं अनुपात की जगह, इसकी जगह क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, a ले लेते हैं, a हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर समस्या दुख दर्द तो नहीं होगा ना। चलिए, तो देखो क्या हो जाएगा, x², ठीक है, अपॉन x + 2 बराबर x की पावर q माइनस 2x² बटे a। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें। तो a बराबर कितना आएगा, x + 2, a बराबर x + 2 इंटू x की पावर q माइनस 2x²। इट्स क्लियर है नो, और बटे में x²। कोई दिक्कत, समस्या दूर कर, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब कर दो, बस सोल्व भी करना है और कुछ नहीं है। a बराबर, रखिएगा x थोड़ा सा, a बराबर x + 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन, और आ जाएगा यहाँ पर इंटू x² अपॉन कितना आ जाएगा, क्योंकि एक x² हमने बाहर ले लिया तो x² 2। अब जब आप इसको काटोगे तो x² से x² आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, x + 2 और x, तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे 2x, और इसका इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप कहोगे x², ये प्लस माइनस का ना, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x² माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, माइनस का होगा, तो यह होगा x² माइनस 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, x² माइनस 4। तो देखो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, x² माइनस 4। क्लियर, बस ये कुछ नहीं करना था आपको, लिख करके सोल्यूशन आपको दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट डाउन करें, तो जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, इसको जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। ये भी हल्का क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन है, और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, 75 नंबर भी कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है मुझे लगता है, जो भी एस्पिरेंट्स। चलिए एक सेकंड में इसको बता देता हूँ। देखिए UVWXYZ और एक दो व्यंजनों में LCM और HCF है। यदि एक व्यंजन आपको देके रखा है पहला वाला VXZ, तो दूसरा व्यंजन व्युत्पन्न क्या की थी। कुछ नहीं करना है बच्चे, जिस स्टूडेंट्स ने LCM XCM पढ़ा होगा, देखो LCM इंटू HCF, बस यही है इसमें फंडा, और कुछ नहीं है। जिस स्टूडेंट्स ने किया होगा वो कर देगा। तो इसके बराबर कितना है, 1 इंटू 2। एक आपको देके रखा है, एक का ये देख रखा है, दूसरे का मतलब कि एक व्यंजन ये है, दूसरे का पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख के मान कर देते हैं। आओ देखिए, तो इसमें लिख लेंगे, इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे UVWXYZ, ठीक है, इंटू 1 बराबर कितना है BXZ इंटू 2। बस इसका आपको ये काट देना है, इसमें B काट दो यहाँ से, X काट दो यहाँ से, Z काट दो यहाँ से, तो बचा कितना UWY।
यही इसका राइट आंसर होगा। यू डब्ल्यू बाई, अब देख लो यू डब्ल्यू बाई 1, ठीक है, तो यू डब्ल्यू बाई 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यू डब्ल्यू बाई 1, तो ये इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, बस कुछ नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। यहाँ तक कोई समस्या दुख दर्द हो तो बताते रहिएगा। बहुत इजी था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ये भी उससे ज़्यादा इजी है। 76 नंबर, 3 की पावर 932 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपने रिमाइंडर वाला टॉपिक पढ़ा है या नहीं? अगर रिमाइंडर वाला टॉपिक जिस भी एस्पिरेंट्स ने पढ़ा होगा वो इसका राइट आंसर मुझे आसानी से कमेंट्स बॉक्स में देगा, और इसकी गारंटी आपकी है। कुछ नहीं करना है, मैं बता दूंगा कि 3 की पावर आपको यही रख लेनी है, भाग करना है 28 से, बस शेषफल निकाल देना है। वो कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे और उसमें आप देखोगे 3 का गुणज कर लेंगे, 3 3 9, 3 3 9 और प्लस 2 कर लेंगे, 3 3 9, 3 का 3, तो ये हो जाएगा 301। ऐसे ही करोगे कि नहीं? हाँ, ये करोगे, प्लस 2 करके फिर उसका आंसर आप देने का प्रयास करोगे। बटे में इसके क्या कर लोगे, 28 रख के ये ऐसे करना है ना, 3 की पावर 3, ये पूरे का आपको करना है 28, फिर इसका आंसर आप निकाल लोगे। तो शेषफल आप यूँ ही निकाल सकते हैं। तो देखो 3 3 होते हैं 27 होते हैं, तो -1 बचेगा। अब भाई अगर आप इसको करोगे और इधर 9 बचेगा, तो जब आप इसका इससे करोगे 1 का तो 9 इसका, तो राइट आंसर तो इसका क्या आना है 9, लेकिन इसका आंसर आपको करके मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, बहुत सवाल आपने करे होंगे रिमाइंडर के, ठीक है, बहुत सवाल करे होंगे, मुझे पता है पर्सनली। इसका राइट आंसर आपको 9 है, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको बताना है। मैंने हिंट्स दे दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। आइए देखते हैं 77 नंबर क्या है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 24, 25, 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 11 बचे। कुछ नहीं करना है, शेषफल 11 बचेगा, बस यही करना है। मुझे बताओ प्यारे बच्चे कि अगर मैं आपसे कहूँ 24, 25, 15 और 20, इन सब का अगर एलसीएम आप लोगे, इन सब का एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आएगा, 600 इसका एलसीएम आएगा। 600 इसका एलसीएम आएगा और आपसे पूछ रहा है कि शेषफल 11 बचे। मैं कहूँ जब आप 24 को 600 को 24 से विभाजित करोगे पूरा होगा, 25 से 600 को विभाजित करोगे पूरा कटेगा, कट जाएगा कि नहीं, जो भी इसका मान आएगा। 15 से 600 को पूरा कटेगा, 20 से 600 पूरा कटेगा। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चे, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, तो कितना आ जाएगा, 611 आएगा। अब किसी भी संख्या से इनमें से 24 से 25 से 15 से 20 से अगर आप विभाजित करोगे तो इसमें 11 रिमाइंडर बचेगा, तो 611 इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये और भी इजी था, बस लॉजिक है, माइंड को लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो 611 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 68 मतलब कि 78। 15 की पावर 30 इंटू 21 की पावर 25 के गुणनखंडों की कुल संख्या निर्धारित कीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है भाई, लगेगा, इसकी पावर इतनी बड़ी दे रखी है तो डिफिकल्ट तो लगना स्वाभाविक है, ठीक है, और लगना भी चाहिए। नहीं लगेगा तो फिर इसका मतलब है कि कुछ तो कुछ है, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है 15 की पावर 30 है, ठीक है, और 21 की पावर 25 है, ठीक है, और कह रहा है गुणनखंडों की संख्या निर्धारित कीजिए। मैंने कहा वह संख्या क्या है, n है। कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं कहूँ आपसे कि कुल कारकों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। मैं कहूँगा आपसे कि भाई कोई संख्या, मैं कहूँ कि n है, और मैं कहूँ कि n बराबर x की पावर a इंटू y की पावर v इंटू z की पावर c, जहाँ x y z अभाज्य संख्या है, और ये जो x है, y है और z है, ये एक क्या है, अभाज्य संख्या है, एक ओड नंबर है। क्लियर कट या नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि गुणनखंड, तो मुझे बताओ अगर कुल कारकों की संख्या मैं कहूँ तो a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, ये होगा। इट्स क्लियर। फिर मुझे बताओ कि 15 की पावर कितनी है, 30 है, यहाँ पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। 15 की पावर 30 इंटू 21 की पावर 25 इंटू बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 की पावर 30, ठीक है, इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चे, आप देखोगे 25 इंटू
7 की पावर कितनी हो जाएगी, अगर इसके फैक्टोरियल बना रहे हैं, हमने फैक्टर बना रखे हैं, ठीक है, इसके फैक्टर बनाए, 21 के 25 के इनके फैक्टर बनाए, ठीक है, 21 के और 15 के, क्लियर। तो फिर देखो 15 की पावर 30 इंटू 21 की पावर 25, ठीक है, बराबर 3 की पावर कितनी होगी बताइएगा, 3 की पावर हो जाएगी आपकी 55, 3 की पावर 55 इंटू 50 की पावर कितनी हो जाएगी 30, और 5 की पावर 50 की नहीं होगी क्योंकि 5 की पावर है ना, हाँ, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 30 इंटू आपके 7 की पावर 25, क्लियर यहाँ तक। अब आप देखोगे गुणनखंडों की संख्या अगर मैं कहूँ तो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर देखना, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप देखोगे 55 + 1 निकालते कि नहीं, उसके बाद आएगा 30 + 1, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 56 इंटू 31। अब इसका आप करोगे टोटल तो कितना हो जाएगा 45,136, तो इसका आएगा 45,136, जहाँ पर 45,136 होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है, गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45,136, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, सारे बच्चे इसका आंसर देंगे, बहुत इजी है, मैं हिंट्स दे दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत इजी है मैं आपको बता रहा हूँ उनको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका 79, जरा पढ़ना, 3 घंटियाँ हैं 12, 15, 20 मिनट पर बजती हैं, ये सभी घंटियाँ सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो शाम 4 बजे तक ये सभी घंटियाँ एक साथ कुल कितनी बार बजेंगी। देखो आपको क्या करना है, 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेना है और उसको इनसे डिवाइड करके फिर उसको जोड़ करके इसको भाग करना है। अब 10 बजे बजती हैं, 10 से आप क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे जितनी बार बज रही हैं शाम 4 बजे तक, तो आप बता देंगे कितनी बार बजेंगी। जैसे आपको करना है 10, इसने कहा ना कि सभी घंटियाँ एक साथ कुल कितनी बार बजेंगी, ठीक है, तो ये आपको बताना है। जैसे 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी बार आ जाएगा, बस ऐसे आपको बता देना। लेकिन एलसीएम इन सब का निकालना है आपको, ठीक है, इन सब का क्या है एलसीएम आपको निकालना है। बजेंगी कितनी, 7 बार। मैंने आपको ये आंसर भी बता दिया और मैंने हिंट्स भी यहाँ पर दे दिया है, सारी चीज़ें बता दी, बस करना आपको है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर, अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। 79 क्वेश्चन को आपको बताना है बच्चे। देखो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इसका आंसर जरूर बताएंगे। इजी है पेपर, मतलब कि ये क्वेश्चन था, इजी था। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका 80 नंबर है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर आपका जो टेस्ट नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 विभिन्न क्षमता वाले कंटेनरों में पेट्रोल संग्रहित किया गया है। पहले कंटेनर की क्षमता कितनी है आपकी, पहले की कितनी है, मान लो ए है, ए की कितनी है 155 है। दूसरे कंटेनर की कितनी है, बी की है, मतलब कि 465 है। तीसरे कंटेनर की कितनी है, मतलब कि सी की 434 है। चौथे कंटेनर की कितनी है, मतलब डी की 186 लीटर है। सभी 4 कंटेनरों में कुल पेट्रोल को मापने के लिए जग की अधिकतम क्षमता क्या होगी। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसका HCF बताना है। वह संख्या HCF होती है जो इन सब का विभाजित कर देती है। अब इन सब के लिए क्या करना है, आपको इनका गुणनखंड निकाल लेना है, और एक गुणनखंड वह होगा जो इनका HCF होगा। देखो 155 के गुणनखंड बनाओ, 155 के गुणनखंड कितने बनेंगे 5 इंटू, मैं थोड़ा सा इसको और देख लेता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये नंबर नहीं दिखना चाहिए आपको, इधर वाला रुकिएगा। देखिए अब इनके गुणनखंड बनाने हैं मुझे, तो 5 इंटू कितना आएगा 31, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 155। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ 145 के गुणनखंड अगर मैं कहूँ, ठीक है, 165 के गुणनखंड कहूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 31। 434 के गुणनखंड की बात कर लूँ तो ये 434 का है 2 इंटू 7 इंटू 31। वहीं 86 के गुणनखंड की अगर मैं बात कर लूँ 186 का तो ये जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 31। इट्स क्लियर नो।
तो यहाँ पर मुझे बताओ एक संख्या कॉमन है जो सभी में दिखाई दे रही है, जो इनका HCF होगा वो है आपका 31। तो वह संख्या है जो अधिकतम आप ज्ञात कर सकते हो, जो इसका HCF आएगी तो वो संख्या 31 है महोदय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट्स का कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स आवश्यक रूप से करें, अपना डाउट जरूर भेजें। आपको क्लास कैसी लगी है ये भी आवश्यक रूप से बताएं। प्यारे बच्चे, आज की क्लास इसमें इतना ही रहने देते हैं, परंतु मैं आपको क्लास में एक बात बता दूं, इससे जो अगला टेस्ट होगा वो आपका GS नंबर का जो टेस्ट नंबर 4 है वो चर्चा का बिंदु बनाया जाएगा। आज की क्लासेस में प्यारे बच्चे इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे अगले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 4 जो GS का होगा। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बाय।